सोचो, एक ऐसी कंपनी जिसके फ़ोन्स कभी दुनिया की लगभग हर घर में मिलते थे, जिसका मार्केट शेयर इतना बड़ा था कि कॉम्पिटिटर्स उसके आसपास भी नहीं थे। आज वही कंपनी मोबाइल मार्केट से लगभग गायब क्यों हो गई? आखिर नोकिया ने ऐसी कौन सी गलती की जिसने दुनिया की नंबर 1 कंपनी को घुटनों पर ला दिया? आज की इस केस स्टडी में हम जानेंगे नोकिया की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर उसके डाउनफॉल तक। लेकिन नोकिया की कहानी मोबाइल फ़ोन से नहीं बल्कि एक पेपर मिल से शुरू होती है। साल था 1865। फिनलैंड के एक इंजीनियर फ्रेडरिक ने एक पेपर मिल शुरू की। उस वक्त मोबाइल तो दूर की बात थी, टेलीफोन भी हर घर में नहीं थे। इसलिए कंपनी का सिर्फ एक ही काम था, पेपर बनाना। कुछ सालों बाद उन्होंने अपनी दूसरी पेपर मिल फिनलैंड के एक छोटे से शहर में स्टार्ट की और इसी शहर के नाम पर कंपनी का नाम पड़ा नोकिया। समय के साथ कंपनी ने सिर्फ पेपर नहीं बनाया, रबड़ बूट, टायर और दूसरे प्रोडक्ट बनाना शुरू किए। फिर इलेक्ट्रिक और टेलीफोन केबल के बिजनेस में भी एंट्री कर ली। अगर उस वक्त कोई कहता कि ये पेपर और रबड़ बनाने वाली कंपनी एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी बनेगी तो शायद कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन फिर आया 1967, एक ऐसा साल जिसने नोकिया की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी और वहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल एम्पायर की कहानी। 1967 के बाद नोकिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया। जब दुनिया मोबाइल फ़ोन के बारे में सोच भी नहीं रही थी, तब नोकिया फ्यूचर की तैयारी कर रही थी। 1979 में नोकिया ने सेलोरा के साथ मिलकर मोबिरा नाम की एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था मोबाइल कम्युनिकेशन डिवाइसेस बनाना। 1981 में दुनिया के पहले ऑटोमेटिक सेलुलर नेटवर्क में से एक एनएमटी नेटवर्क लॉन्च हुआ और नोकिया ने इसी नेटवर्क के लिए अपने मोबाइल फ़ोन बनाना शुरू कर दिए। उस दौर के मोबाइल फ़ोन आज के स्मार्टफोन जैसे बिल्कुल नहीं थे। ये इतने बड़े और भारी होते थे कि गाड़ी में फिट किए जाते थे। कुछ फ़ोन के वज़न 8 से 10 किलो तक होता था, लेकिन उस वक्त ये किसी जादुई टेक्नोलॉजी से कम नहीं थे। 1987 में नोकिया ने मोबिरा सिटी मैन 900 लॉन्च किया। ये पहले के फ़ोन से काफ़ी हल्का था और इसी फ़ोन ने नोकिया को प्रीमियम मोबाइल ब्रांड की पहचान दिलानी शुरू कर दी। लेकिन नोकिया की असली उड़ान अभी बाकी थी। 1991 में फिनलैंड में दुनिया की पहली कमर्शियल जीएसएम कॉल की गई और इस कॉल के लिए नोकिया के प्रोटोटाइप फ़ोन का इस्तेमाल हुआ। ये सिर्फ एक फ़ोन कॉल नहीं थी, ये मोबाइल कम्युनिकेशन के नए दौर की शुरुआत थी। सिर्फ एक साल बाद 1992 में नोकिया ने अपना पहला कमर्शियल जीएसएम फ़ोन नोकिया 1011 लॉन्च किया। इसी साल नए सीईओ जोरमा ओलिला ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। नोकिया अब सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन और मोबाइल फ़ोन पर ही फोकस करेगी। ये डिसीज़न नोकिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ। अगले कुछ सालों में नोकिया ने एक के बाद एक ऐसे फ़ोन लॉन्च किए जो लोगों की पहली पसंद बन गए। कंपनी ने सिर्फ फ़ोन नहीं बनाए बल्कि उन्हें रिलायबल, ड्यूरेबल और यूज़ करने में बहुत सिंपल बनाया। 1998 तक नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनी बन चुकी थी और फिर शुरू हुआ उसका गोल्डन एरा। नोकिया 3210, नोकिया 3310 और नोकिया 1100 जैसे फ़ोन्स ने मार्केट में तहलका मचा दिया। नोकिया 3310 अपनी ज़बरदस्त बैटरी लाइफ और मजबूत बॉडी के लिए लीजेंड बन गया। लोग मजाक में कहते थे, अगर ये फ़ोन ज़मीन पर गिर जाए तो ज़मीन टूट सकती है, फ़ोन नहीं। इसके बाद आया नोकिया 1100। ये इतना पॉपुलर हुआ कि दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले मोबाइल फ़ोन्स में से एक बन गया। इंडिया हो, यूरोप हो या अफ्रीका, हर जगह मोबाइल फ़ोन का मतलब ही नोकिया समझा जाने लगा। लेकिन जब कोई कंपनी अपने सक्सेस के शिकार पर होती थी, तब उसकी सबसे बड़ी गलती भी अक्सर वहीं से शुरू होती थी। और फिर 2007 में एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जिसने पूरी मोबाइल इंडस्ट्री के रूल ही बदल दिए। 2007 तक नोकिया को पूरा यकीन था कि उसकी पोजीशन कोई नहीं छीन सकता। वो दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी थी। करोड़ों लोग उसके फ़ोन पर भरोसा करते थे और हर नए मॉडल रिकॉर्ड तोड़ सेल करते थे। लेकिन इसी साल एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने पूरी मोबाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर हमेशा के लिए बदल दिया। 9 जनवरी 2007 स्टीव जॉब स्टेज पर आए और एप्पल ने दुनिया का पहला आईफोन लॉन्च किया। शुरुआत में बहुत लोगों को लगा कि ये बस एक और नया फ़ोन है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक फ़ोन नहीं था। ये मोबाइल यूज़ करने का तरीका ही बदलने वाला था। टच स्क्रीन, स्मूथ इंटरफेस, डेस्कटॉप जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग और ऐप्स, उस वक्त ये सब किसी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से कम नहीं लग रहा था। सबसे बड़ी बात, नोकिया ने इस बदलाव को उतनी सीरियसनेस से नहीं लिया।
कंपनी को लगता था कि लोग हमेशा फिजिकल कीपैड वाले फ़ोन ही पसंद करेंगे और टच स्क्रीन सिर्फ एक टेम्परेरी ट्रेंड है। और यहीं से शुरू हुई नोकिया की सबसे बड़ी गलती। उस वक्त नोकिया के स्मार्टफोन सिम्बाइन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते थे। अपने समय में सिम्बाइन काफ़ी पावरफुल था, लेकिन उस टच स्क्रीन एक्सपीरियंस के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया गया था। जब आईफोन ने यूज़र्स को एक स्मूथ और फास्ट एक्सपीरियंस दिया, तब सिम्बाइन अचानक पुराना, धीमा और कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा। इसी बीच एक और कंपनी चुपचाप अपनी तैयारी कर रही थी, गूगल। गूगल ने एंड्रॉयड लॉन्च किया और इसकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि कोई भी मोबाइल कंपनी इसे फ्री में अपना सकती थी। सैमसंग ने मौका पहचाना और एंड्रॉयड के साथ तेज़ी से नए स्मार्टफोन लॉन्च करने शुरू कर दिए। जब सैमसंग और दूसरी कंपनी फ्यूचर की तरफ बढ़ रही थी, नोकिया अब भी सिम्बाइन को बचाने में लगी हुई थी। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही प्रॉब्लम नहीं थी, नोकिया के अंदर डिसीजन लेने की स्पीड भी बहुत स्लो हो चुकी थी। अलग अलग टीम के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी थी। हर बड़े डिसीजन में महीनों लग जाते थे और तब तक मार्केट और कॉम्पिटिटर्स दोनों आगे निकल चुके होते थे। 2008 और 2009 में नोकिया ने टच स्क्रीन फ़ोन लॉन्च किए, लेकिन तब तक एप्पल और एंड्रॉयड इकोसिस्टम बहुत आगे जा चुके थे। लेकिन असली गेम सिर्फ फ़ोन का नहीं था, ऐप का था। एप्पल के ऐप स्टोर और एंड्रॉयड मार्केट पर रोज़ नए ऐप आ रहे थे। डेवलपर इन प्लेटफॉर्म के लिए ऐप्स बनाना पसंद कर रहे थे। वही सिम्बाइन के लिए ऐप बनाना मुश्किल था, इसलिए डेवलपर धीरे धीरे उस प्लेटफॉर्म को छोड़ने लगे। अब लोग सिर्फ फ़ोन नहीं खरीद रहे थे, वो एक पूरा इकोसिस्टम खरीद रहे थे। ऐप, गेम, इंटरनेट और नए फीचर्स। और इसी रेस में नोकिया हर साल थोड़ी और पीछे होती चली गई। जो कंपनी कभी पूरी इंडस्ट्री को लीड करती थी, अब वही अपने कॉम्पिटिटर के पीछे कर रही थी। फिर भी नोकिया के पास एक आखिरी मौका था। वो चाहती तो एंड्रॉयड अपना सकती थी या अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकती थी, लेकिन नोकिया ने एक तीसरा रास्ता चुना। और ये एक फैसला नोकिया की हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन बन गया। 2010 तक नोकिया को ये समझ आ चुका था कि स्मार्टफोन मार्केट बहुत तेज़ी से बदल चुका है। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों ही नोकिया से आगे निकल रहे थे। कंपनी को एक ऐसा पार्टनर की ज़रूरत थी जो उसे दोबारा रेस में ला सके। इसी दौरान सितंबर 2010 में स्टेफन एलोप नोकिया के नए सीईओ बने। वो पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम कर चुके थे। उनके आने के बाद नोकिया ने अपनी स्ट्रैटेजी बदलने का फैसला किया। फरवरी 2011 में नोकिया और माइक्रोसॉफ्ट ने एक बड़ी पार्टनरशिप अनाउंस की। इस पार्टनरशिप के बाद नोकिया ने फैसला किया कि वो अपने स्मार्टफोन में एंड्रॉयड की जगह माइक्रोसॉफ्ट का विंडो फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेगी। उस वक्त ये डिसीज़न बहुत बड़ा था। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि नोकिया को एंड्रॉयड चूज़ करना चाहिए था, क्योंकि सैमसंग और दूसरी कंपनी एंड्रॉयड के साथ तेज़ी से ग्रो कर रही थी। लेकिन नोकिया ने अलग रास्ता चुना। कुछ ही महीनों बाद नोकिया ने अपनी लूमिया सीरीज़ लॉन्च की। लूमिया फ़ोन्स का डिज़ाइन काफ़ी अट्रैक्टिव था, कैमरा भी अच्छा था और काफ़ी बिल्ड क्वालिटी भी शानदार थी। लेकिन सिर्फ अच्छा हार्डवेयर काफ़ी नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी विंडो फ़ोन का इकोसिस्टम। ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर के कंपैरिजन में विंडो फ़ोन पर बहुत कम ऐप अवेलेबल थे। जो पॉपुलर ऐप लोग रोज़ यूज़ करते थे, उनमें से कई या तो थे ही नहीं या बहुत देर से आते थे। डेवलपर भी एंड्रॉयड और आईफोन पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। इस वजह से विंडो फ़ोन यूज़र को लिमिटेड एक्सपीरियंस मिलता था। कस्टमर के पास जब चॉइस थी तो उन्होंने एंड्रॉयड और आईफोन को ही रेफ़र किया। इसका सीधा असर नोकिया की सेल्स पर पड़ा। हर क्वार्टर में स्मार्टफोन सेल्स गिरती गई। कंपनी को हज़ारों एम्प्लॉय की ले ऑफ करनी पड़ी। कई फैक्ट्रीज बंद हुई। नोकिया जो कभी मार्केट लीडर थी, अब अपनी पहचान बचाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। आखिरकार सितंबर 2013 में एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री को हिला दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल फ़ोन बिजनेस को खरीदने का फैसला किया। 2014 में ये डील ऑफिशियली कंप्लीट हुई। इस डील के बाद नोकिया का मोबाइल फ़ोन डिवीज़न माइक्रोसॉफ्ट के पास चला गया। बहुत से लोगों को लगा कि शायद माइक्रोसॉफ्ट नोकिया को दोबारा दुनिया की नंबर 1 कंपनी बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माइक्रोसॉफ्ट भी विंडो फ़ोन को एंड्रॉयड और आईफोन के सामने सक्सेसफुल नहीं बना पाया। कुछ ही सालों बाद विंडो फ़ोन प्रोजेक्ट लगभग बंद हो गया। एक वक्त जिस नोकिया के फ़ोन हर घर में मिलते थे, वही ब्रांड स्मार्टफोन मार्केट से लगभग गायब हो गया। और इसी के साथ ख़त्म हुआ एक ऐसा चैप्टर जिसके ख़त्म होने का कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एक वक्त था जब मोबाइल फ़ोन का मतलब ही नोकिया होता था, लेकिन सिर्फ कुछ गलत डिसीजंस,
बदलते मार्केटों को टाइम पर ना समझना और इनोवेशन की रेस में पिछड़ जाना, इन सब ने दुनिया की नंबर 1 मोबाइल कंपनी को घुटनों पर ला दिया। लेकिन नोकिया की कहानी सिर्फ एक कंपनी के डाउनफॉल की कहानी नहीं है, ये हर बिजनेस, हर एंटरप्रेन्योर और हर इंसान के लिए एक लेसन है। मार्केट कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता, जो वक्त के साथ बदलता है वही टिकता है, और जो अपनी पुरानी सक्सेस पर ही भरोसा करता रहता है उसे एक दिन मार्केट पीछे छोड़ देता है। इसलिए शायद ये लाइन बिल्कुल सही कहती है, सक्सेस तुम्हें टॉप तक पहुंचा सकती है, लेकिन सिर्फ एडेप्टेशन ही तुम्हें वहां बनाए रख सकती है। अगर आपको ऐसी ही रील बिजनेस की स्टडी, सक्सेस स्टोरीज और फेमस कंपनी के राइज और डाउनफॉल के पीछे की असली कहानियाँ देखनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आपसे अगली केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।